अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी। वर्चुअल मशीन जो हमने क्रिएट की थी उसको आज हम मैनेज करना सीखेंगे। मैनेज करने के साथ साथ हम उसकी थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कि इसको एडिट कैसे करते हैं, अगर कोई रिसोर्स अपडेट करना है या अपग्रेड करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। होप्स हो कि इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को आज की वीडियो का भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो आज की वीडियो को लेके या प्रीवियस जो हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ये मेरी आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होगी। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी माई फर्स्ट वीएम के नाम से, उस पर क्लिक करते हैं लेफ्ट साइड पे। होप्स हो आप लोग अभी तक इससे फेमिलियर हो गए होंगे। आप लोगों को पता होगा कि लेफ्ट साइड पे जो है हमारा मेन्यू है, हमने इसको गो थ्रू किया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपने डैशबोर्ड को सारे के सारे को। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप फ्री होते हैं तो आप इस पे लॉगिन करें, इसकी चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से क्या क्या होता है। उसको नेट पे सर्च करें, गूगल करें। अगर समझ नहीं आता तो ये इसी वीडियो सीरीज में से किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें तो मैं इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को उसके बारे में प्रॉपरली गाइड कर दूंगा कि उसका क्या मतलब है। तो होप्स हो इंशाअल्लाह रहमान आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मैंने अपनी इस मशीन पे क्लिक किया, ये उस दिन से एक्टिव है। अगर हम इसकी एक्टिव डेट देखते हैं तो ये कब से एक्टिव है वो हम चेक कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया कंसोल पे तो ये ओपन हो गई। मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग अभी मिनिमाइज करता हूं। अभी इस पे आते हैं, इसको मैं नीचे लेके आता हूं। ये हमारी जो डिटेल आ रही थी जहां से हम इसकी मैनेजमेंट देखते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग देखते हैं कि इस पे क्या चल रहा है, कितने रिसोर्सेज हैं, क्या किस तरह से क्या क्या चल रहा है। 2 CPUs हैं, 4 GB रैम है और ये इस तरह से चल रहा है। अब इसके ये मॉनिटर है, मॉनिटर पे आते हैं तो इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम, कौन से रिसोर्सेज कितने यूज़ हो रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, क्या ओवरलोड तो नहीं हो रहा। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो हम चले आए, अब वापस आते हैं अपनी मशीन पे। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, यहां से फुल स्क्रीन पे ले आता हूं इसको ओपन करने के लिए। तो इसको इस पे मैंने क्लिक किया तो लॉगिन, इसका पासवर्ड क्या रखा था भाई, अब तो मुझे भूल गया। 1 2 3 पासवर्ड था मैंने रखा हुआ था। आप लोगों ने जो भी रखा होगा वो आप लगा के इसको एक्सेस कर लीजिएगा। ये कंसोल पे है कि ESXi जो फिजिकल सर्वर है उस पे डायरेक्ट मॉनिटर लगा के जो एक्सेस किया जाता है, ये उस तरह से एक्सेस किया है, उसी तरह एक्सेस करके देख रहे हैं। मतलब कि कंसोल बेस एक्सेस किया है मैंने, वेब पे एक्सेस किया तो वेब से मैंने कंसोल पे एक्सेस किया। तो इसका हम IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। IP एड्रेस चेक करने का आप लोगों को तरीका पता होगा कि इसमें हम CMD में जाते हैं तो यहाँ पे आके लिखते हैं IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग करते हैं तो हमारे पास जो भी IP एड्रेस आ रहा होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका IP एड्रेस है 74। इसको एक तो एक्सेस करने का तरीका यह है कि हम कंसोल बेस इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हम इसको रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हैं। तो इसका रिमोट डेस्कटॉप ऑन करने के लिए यहाँ पे सर्च में लिखें रिमोट और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इसको ओपन कर लेते हैं। रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग, सॉरी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करेंगे तो रिमोट डेस्कटॉप जो होता है वो एक्टिव हो जाता है रिमोट डेस्कटॉप करने के लिए। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूं और यहां से इसको कंफर्म कर देता हूं तो ये हमारा रिमोट डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। IP एड्रेस क्या हमारे पास आया, हमारे पास IP एड्रेस है 100.74। तो चलें इससे बाहर निकलते हैं अपनी कंसोल से और अब मैं यहां से आके अपने लोकल सिस्टम से इसको एक्सेस करता हूं। ये कोई भी हो सकता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अच्छा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है इसकी एक शॉर्ट की भी होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का काम जो है वो स्पीडी होता रहेगा। आप विंडो R प्रेस करें और यहाँ पे लिखें MSTSC, तो तब भी यही ओपन होगा ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ये देखें ये ओपन हो गया, इसके नीचे एक और ओपन हुआ है, ये मैंने क्लोज कर दिया। तो हमारा IP एड्रेस है जी 100.74
74 کر کے یہاں سے میں کنیکٹ پہ کلک کروں گا تو یہ ہماری مشین جو ہے یہ ریموٹ ڈیسک ٹاپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ایڈمن پاسورڈ تھا 123, اوکے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مشین لاگ ان ہو گئی. یہ لیں جی, اب اس پہ جو بھی ہمارا ریکوائرڈ کام ہوگا وہ کام کر سکتے ہیں. اگر تو یہ ڈیسک ٹاپ, اگر جو سسٹم ایڈمنسٹریٹرز ہیں, آئی ٹی کے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ ریموٹ ڈیسک ٹاپ جو ونڈوز ایکس پی یا 10 یا جو بھی لیٹسٹ ونڈوز ہیں وہ ساری کی ساری لائک 10 ہے, 11 ہے یا 7 چل رہی ہے کسی کے پاس, تو یہ صرف اور صرف 1 جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم ریموٹ ڈیسک ٹاپ پہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ سرور انسٹال کیا ہوا ہے تو سرور پہ ایٹ اے ٹائم 2 یوزر ایٹ اے ٹائم لاگ ان کر کے تو اس پہ کام کر سکتے ہیں. اگر اس پہ ٹرمینل سروسز انسٹال کر لیتے ہیں تو پھر ایٹ اے ٹائم جتنے مرضی یوزر لاگ ان کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں, آپ نے ایک ورچوئل مشین کریٹ کی, اس پہ ایک سافٹ ویئر کیا جس کا لائسنس صرف ایک تھا کہ آپ صرف اس کو ایک سسٹم پہ انسٹال کر سکتے ہیں. تو اب کیا کریں گے, آپ نے ایک سسٹم پہ انسٹال کیا, ٹرمینل کی سروسز پرچیز کی, اس کو ڈالا, اب آپ سرور کو ایکسیس کر کے تمام یوزر اسی سافٹ ویئر کو سارے یوز کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں آئے گا, یوز ہوتا رہے گا. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ورچوئل مشین یوز ہوتی ہے, لائک ویب سرور ہیں, ڈی این ایس ہیں, ڈومینز ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ ورچوئلائزیشن کے ذریعے ہی سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو چل رہی ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, صرف یہ جو ہم ورچوئلائزیشن سیکھ رہے ہیں یہ لوکلی ہمارے پاس ابھی یہ جو مینج کر رہے ہیں ہمارے پاس فزیکلی پڑی ہوئی ہے. اگر یہی سروس اس کو میں آپ کو ریموٹلی دینا شروع کر دوں, پبلکلی دینا شروع کر دوں, تو آپ اس لنک پہ آئیں, اس لنک سے آ کے میرے ورچوئل سرور میں اپنی مشین بنائیں اور اپنی مشین بنا کے تو اس میں اپنی سارے کے سارے ریسورسز رکھ کے پرچیز کر لیں کہ یہ ریسورسز ہیں میرے, اور اس پہ اپنی اپلیکیشن انسٹال کر کے یوز کرنا شروع کر دیں تو یہ کلاؤڈ ہو جائے گا. بس اتنا سا ہی ڈفرنس ہے دونوں چیزوں میں کہ اگر اس کو پبلکلی ہم ایکسیس کرتے ہیں تو یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو جائے گی. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ الگ سے ویڈیوز بناؤں گا میں آپ لوگوں کو کہ اس پہ کیسے کام کرتے ہیں, کیا کچھ چلتا ہے, تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھ لیں تو انشاءاللہ الرحمن آگے بھی چلیں گے. تو یہ ہم نے ورچوئل مشین کو ایکسیس کیا ہے ریموٹ ڈیسک ٹاپ پہ, کنسول بیس پہ. اب چلیں اس کی مینجمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس کو میں آف کر دیتا ہوں, یہاں سے آف کر کے یہاں سے بھی اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. اچھا, تو اس میں آ جاتا ہوں. ایک بات کہ اس کے ریسورسز کو اگر ایڈٹ کرنا ہے, مثلا 4 GB ریم ہے تو اس کو 8 GB کرنا ہے, تو 8 GB کرنے کے لیے اگر میں یہاں سے ایڈٹ پہ آتا ہوں, ایڈٹ سیٹنگ پہ آتا ہوں, تو اس میں سے صرف ہم ہارڈ ڈسک کو جو ہے وہ ایڈٹ کر سکیں گے, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز. بلکہ ہارڈ ڈسک کو بھی کیسے کریں گے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہو رہی ہے, یوز ہو رہی ہے, تو یہ یہاں پہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ایڈیٹیبل ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی ریسورس یوز ایڈٹ ہم نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مشین چل رہی ہے, تو مشین چلتے ہوئے تو ہم اس کو نہیں کر سکتے, تو ہم یہاں سے اس کو پاور آف کرتے ہیں, پاور آف کرنے کے بعد پھر اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. ویسے تو ریئل ٹائم انوائرمنٹ میں جب ایک دفعہ مشین کریٹ کر دی جاتی ہے تو دوبارہ سے اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کرنے کی, لیکن اگر کرنا پڑ بھی جائے تو آپ لوگوں کو کرنا تو آنا چاہیے. تو چلیں اس کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں. اب یہ ہماری مشین جو ہے وہ پراپرلی شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, تو یہاں پہ ایکشن میں آ کے تو یہاں سے ہم کرتے ہیں اس کو ایڈٹ سیٹنگ. ایڈٹ سیٹنگ میں آ کے اب ہمارے پاس وہ ساری کی ساری سیٹنگ اوپن ہو جائے گی کہ ہمارے پاس ریم کتنی ہے, ہارڈ ڈسک کتنی ایلوکیٹ کرنی ہے, سی پی یوز کتنے ایلوکیٹ کرنے ہیں. اس کو 2 سی پی یوز دیے ہوئے ہیں, 4 GB ریم دی ہوئی ہے. میں اس کو GB کرتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں 6 GB. دا میموری مسٹ بی لیس دین اکول ٹو اوکے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں سے اس کو 8 GB کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوکے ہو گیا بھائی, اب تو چلا جا. ٹھیک ہے, تو وہ ایرر آ گیا تھا کہ وہ ہم نے 4000 GB جو ہے وہ ریم دے دی تھی, تو ایسے تو نہیں ہوتا بھائی. تو چلیں 8 GB کے بجائے بھی میں 6 GB کر دیتا ہوں, اس کو اتنی زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو 40 GB کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کارڈ نیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں
ऐड हार्ड डिस्क करना चाहते हैं, नेटवर्क कार्ड करना चाहते हैं, कोई और डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐड अदर डिवाइस पे क्लिक करके सीडी रोम है, फ्लॉपी है, सीरियल है, यूएसबी कंट्रोलर है, साउंड कंट्रोलर है। तो साउंड कंट्रोलर अगर इसमें ना इंस्टॉल हुआ हो तो हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो इसमें साउंड भी आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ये और भी काफ़ी कंट्रोलर्स हैं जो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो रिसोर्सेज ऐड किए हैं उनको सेव पे क्लिक करते हैं तो ये अप्लाई भी हो गया। अप्लाई होने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या क्या एलोकेट हुए हैं इसको। तो नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं कि 6 GB रैम है और 40 GB हार्ड डिस्क इसको लगी हुई है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा बल्कि वहीं से आगे चल पड़ेगी। हमारे पास विंडो इंस्टॉल थी, सारी की सारा सेटअप जो है वो बना हुआ पड़ा था। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब ये होता है कि जो करंट स्टेट होती है वर्चुअल मशीन की वो वहीं की वहीं, जिसको हम हाइबरनेट भी बोलते हैं नॉर्मली, इन अदर वर्ड के हम हाइबरनेट कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी सारी की सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो चलें इसको एक्सेस करके देखते हैं कि ये देखें ये प्रॉपरली विंडो हमारी हुई है, वही विंडो चल गया, हमें कुछ भी इंस्टॉल कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हमारे रिसोर्स जो है बढ़ गए हैं। जैसे कि हम फिजिकल सर्वर में रैम बढ़ा लेते हैं, उसका प्रोसेसर ऐड कर सकते हैं नया, तो वो उसका विंडोज चूंकि हार्ड डिस्क में होती है तो मसला नहीं आता। तो हार्ड डिस्क की स्पेस बढ़ाने के लिए हम वर्चुअली कर रहे होते हैं तो इसलिए उसका भी मसला नहीं आता। तो ये देखें हमारी प्रॉपरली विंडो लॉगिन हो गई है। ठीक है। तो इसके अलावा रीसेट है, रीसेट करेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगी मशीन। एडिट का बटन ये डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा होता है, इस पे डायरेक्ट क्लिक करके वर्चुअल मशीन के ऊपर तो यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। और कंसोल से इसको ओपन न्यू कंसोल, न्यू ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हैं, न्यू कंसोल में एक्सेस कर सकते हैं, न्यू विंडो में एक्सेस कर सकते हैं, न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। इस तरह से हम सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और भी मॉनिटर कर सकते हैं और भी काफ़ी कुछ काम यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी रिकमेंड किया कि अपने तौर पे सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें, देखें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर लेके इंशाअल्लाह रहमान जल्द से जल्द मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।